नमस्कार। जी। आज हम एक काफी चर्चित मामले पर बात कर रहे हैं। जी। ये दृष्टि आईएएस के फाउंडर हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। जी। उनसे जुड़ा है। जी हाँ, उनकी कुछ टिप्पणियों को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। हाँ, जिसमें उन्होंने आईएएस अधिकारियों और जजों की तुलना की थी। जी। और अब मतलब मामला थोड़ा कानूनी तौर पर उलझता दिख रहा है। बिल्कुल। तो आज कोशिश करेंगे कि इस पूरे मसले को समझें, इसके कानूनी पहलू क्या हैं वो देखें। सही बात है। तो शुरुआत कैसे हुई? एक वीडियो क्लिप आई सामने। हाँ, आईएएस वर्सेस जज, कौन ज्यादा ताकतवर है। शायद ऐसा कुछ टाइटल था। हाँ, उसी नाम से। और उसमें डॉक्टर दिव्यकीर्ति कुछ बोल रहे थे। जी। फिर एक शिकायत करता है कमलेश मंडोलिया। जी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई इसमें जजों के लिए अपमानजनक भाषा है, न्यायपालिका की गरिमा को चोट पहुंची है। और बस यहीं से मामला तूल पकड़ गया। बिल्कुल। और देखिए, इस शिकायत को राजस्थान में अजमेर कोर्ट ने काफी सीरियसली लिया है। अच्छा। हाँ, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया, वो भी भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस 2023 उसकी कई धाराओं में। ओह, कौन कौन सी धाराएं हैं इसमें? देखिए, इसमें एक तो है धारा 353(2). ये मोटे तौर पर पब्लिक न्यूसेंस मतलब ऐसी हरकत जिससे आम जनता को परेशानी हो, उससे जुड़ी है। ठीक है। फिर है धारा 356, उसकी सबसेक्शंस 2, 3 और 4। ये मानहानि से संबंधित है, मतलब किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। मानहानि यानी डेफेमेशन। हाँ, डेफेमेशन। और साथ में आईटी एक्ट की धारा 66AB भी लगाई है। अच्छा, आईटी एक्ट भी? जी हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोई आपत्तिजनक या परेशान करने वाली सामग्री भेजने के बारे में है। और कोर्ट ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में ये भी कहा कि भाई पहली नजर में लगता है कि ये भाषा जानबूझकर अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल हुई है। तो कोर्ट का मानना है कि ये इंटेंशनल था। हाँ, प्राइमा फेसी यानी पहली नजर में। और कोर्ट ने ये भी साफ किया कि बोलने की आज़ादी जो हमें मिली है वो अनलिमिटेड नहीं है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। सही बात है। लेकिन डॉक्टर दिव्यकीर्ति का भी तो अपना पक्ष है, उन्होंने कुछ कहा इस पर? जी हाँ, उनका बचाव भी सामने आया है। उनका कहना है कि जिस यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो आया उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। हाँ, और ये कि वीडियो किसी और ने एडिट करके डाला है और उन्होंने किसी समुदाय या व्यक्ति का नाम नहीं लिया, वो तो बस एक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव तुलना कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट अलग था, वीडियो एडिटेड है और चैनल उनका नहीं। बिल्कुल, यही मुख्य दलीलें हैं। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया है। क्यों? कोर्ट का क्या कहना है? कोर्ट का तर्क ये है कि देखिए, कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति है, सार्वजनिक मंच पर बोल रहा है तो उसे ये पता होता है कि भाई उसकी बातें रिकॉर्ड हो सकती हैं, फैल सकती हैं। हाँ, ये तो है। तो बाद में ये कहना कि मुझे पता नहीं था या किसी और ने एडिट कर दिया, इसे कोर्ट ने पहली नजर में पर्याप्त नहीं माना है। जिम्मेदारी तो बनती है, ऐसा कोर्ट का मानना है। लेकिन ये तर्क कि मंच से बोलने वाले को पता होता है रिकॉर्डिंग होगी, क्या ये हमेशा उतना वजन रखता है, खासकर जब दावा ही एडिटेड क्लिप का हो? ये एक बहुत अहम पॉइंट है और बचाव पक्ष यकीनन इसे आगे उठाएगा, लेकिन फिलहाल कोर्ट का रुख यही है। अब देखिए, कानूनी नजरिए से देखें तो हमारा संविधान अनुच्छेद 19 हमें बोलने की आजादी देता है। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच। बिल्कुल, लेकिन उसी अनुच्छेद में उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की भी बात है, मतलब कुछ जायज सीमाएं भी हैं इस आजादी पर। सही। और एक दिलचस्प बात यह है कि मामला सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नहीं बनाया गया है। अच्छा, ये कंडेम्प्ट नहीं है? नहीं, इसे मानहानि और न्यायपालिका की छवि खराब करने के आरोपों के तहत दर्ज किया गया है। तो फोकस भाषा के अपमानजनक होने पर है। हाँ, ऐसा लगता है। फोकस टिप्पणी के लहजे और उसके असर पर ज्यादा है, बजाय इसके कि न्यायपालिका के अधिकार को सीधी चुनौती दी गई। आपको याद होगा, पहले भी ऐसे मामले आए हैं। प्रशांत भूषण का मामला था, अरुंधति रॉय का। हाँ, याद है। वहां भी यही सवाल था कि आलोचना की सीमा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने तब भी कहा था कि आलोचना ठीक है, पर वो बदनीयती से या दुर्भावना से नहीं होनी चाहिए। तो ये कानूनी पहलू तो काफी पेचीदा है। अभी क्या स्थिति है मामले की? मतलब ग्राउंड पे क्या चल रहा है? अभी तो कानूनी प्रक्रिया जारी है। अगली सुनवाई की तारीख मिली है 22 जुलाई। 22 जुलाई। तो तब शायद कुछ और साफ होगा। हाँ, उम्मीद है कि उस दिन तस्वीर थोड़ी और साफ होगी कि मामला किस तरफ जा रहा है। अगर इसे संक्षेप में देखें तो क्या लगता है? देखिए, अगर ये साबित होता है कि टिप्पणी जानबूझकर मतलब इंटेंशनली अपमानजनक थी, भले ही सटायर या व्यंग के तौर पर ही क्यों ना हो, तो फिर ये मानहानि और आईटी एक्ट वाले आरोप मजबूत हो सकते हैं। और अगर ये साबित हो कि थर्ड पार्टी ने एडिट किया,
अगर ये वाकई किसी तीसरे पक्ष ने कांट छांट कर पेश किया था, तो फिर ये सवाल जरूर उठेगा कि जब वीडियो वायरल हुआ तब डॉक्टर दिव्या कीर्ति ने तुरंत सार्वजनिक रूप से इसे किनारा क्यों नहीं किया या कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया। ऐसा कोई रिकॉर्ड फिलहाल तो सामने नहीं है। ये भी एक पॉइंट है। हो सकता है शायद अगर शुरुआत में ही कोई खेद वगैरह प्रकट कर दिया जाता तो मामला इतना बढ़ता ही नहीं, पर अब तो ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। तो कुल मिलाकर ये मामला एक बहुत ही नाजुक बैलेंस की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ बोलने की आज़ादी है, हाँ, और दूसरी तरफ न्यायपालिका जैसी अहम संस्था की गरिमा का सवाल है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है किस बारे में? कि जब कोई व्यक्ति, खासकर कोई शिक्षक हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका समाज पर असर हो, वो जब सार्वजनिक मंच से संवैधानिक संस्थाओं पर कोई टिप्पणी करता है, हाँ, भले ही वो तुलना के रूप में ही क्यों ना हो, तो क्या उसकी एक खास जिम्मेदारी बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सभी को सोचना चाहिए, है ना?